हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है मराठा राज और संघ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 या 19 फरवरी 1630 में सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया। 53 या 50 वर्ष की आयु में 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति या विशेष व्यक्ति समूह का कार्य न था और न किसी विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का ही परिणाम था। मराठा शक्ति के उदय का आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया और उस राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की इच्छा व्यक्त की। महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां भी मराठा शक्ति के उत्कर्ष में सहायक थी। शिवाजी और अन्य मराठा नेताओं की उच्च नेतृत्व क्षमता भी इसमें भागीदार थी। बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अफजल खां नामक अनुभवी एवं विश्वस्त सेना नायक को शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था, किंतु कूटनीतिज्ञ शिवाजी ने उसका वध कर दिया। 1665 ईस्वी में शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई। कब और किन के मध्य हुई, इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। 1665 ईस्वी में शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई। शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में 1666 ईस्वी में कैद कर दिया था। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद यानी नजरबंद थे। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्ट प्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश शामिल थे। ये निम्न प्रकार थे। पेशवा राज्य का प्रधानमंत्री, अमात्य अथवा मजमुआदार वित्त एवं राजस्व मंत्री, वाकिया नवीस या मंत्री ये राज्य के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का ये विवरण रखता था। सचिव अथवा सुरुनवीस राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सुमंत या दबीर ये विदेश मंत्री थे। सेनापति या सर ए नौबत सेना के भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करता था। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाता था और न्यायाधीश ये मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। राजाराम 1689 से 1700 ईस्वी तक साहू के प्रतिनिधित्व के रूप में मराठों का नेतृत्व करता रहा। राजाराम के मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपनी 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के ही हाथों में था। संभाजी के बाद मराठा शासन को पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सरल एवं कारगर बनाया। मराठा छत्रपति साहू ने बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। नवंबर 1713 केवल बालाजी तथा उसके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मराठा जाति के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस समय से सत्ता छत्रपति के हाथों से निकलकर पेशवा के हाथों में स्थानांतरित हो गई। बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713 से 1720 ईस्वी के बीच है। 1720 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया। बाजीराव प्रथम का कार्यकाल 1720 से 1740 ईस्वी तक था। बाजीराव 1740 ईस्वी में बाजीराव के मृत्यु के पश्चात पेशवा बने तथा 1761 ईस्वी तक पेशवा रहे। माधवराव का शासनकाल 1761 से 1772 ईस्वी है। बाजीराव के समय तक पेशवा पद पैतृक बन गया था। इससे पूर्व ही शक्ति जो है छत्रपति के हाथों में केंद्रित न रहकर पेशवा के हाथों में आ चुकी थी। 1750 ईस्वी में हुई संगोला की संधि के तहत संवैधानिक क्रांति के द्वारा यह प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके पश्चात मराठा छत्रपति केवल नामात्र के राजा रह गए और महलों के महापौर बन गए। मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। याद रखिएगा, मराठा संगठन का वास्तविक नेता कौन बन गया? पेशवा। मराठा काल में
सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। जनवरी 1757 में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में प्रवेश कर गया और उसने मथुरा तथा आगरा तक लूटमार की। अपनी वापसी से पहले अब्दाली भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट, ठीक है, याद रखिएगा, अपने वापसी से पहले अब्दाली ने भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमादुल मुल्क को वजीर और रूहेला सरदार नजीबुद्दौला यानी नजीब खान को साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना मुख्य एजेंट बनाकर वापस चला गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई। कब हुई और किन के बीच हुई, इन दोनों बातों को ध्यान रखना है। देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा जो है बुरी तरह पराजित हो गया। मराठा लोग ये इस लड़ाई में पराजित हो गए। काशीराज पंडित इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। उनके अनुसार पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। इसी युद्ध में मराठों की हार की सूचना जो है बालाजी बाजीराव को एक व्यापारी के द्वारा कूट संदेश के रूप में पहुंचाई गई, जिसमें कहा गया कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मुहरें लुप्त हो गई और चांदी तथा तांबे के सिक्के की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। पानीपत की लड़ाई का तत्कालीन कारण यह था कि अहमद शाह अब्दाली अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेना था। अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थी। होलकर वंश इंदौर पर काबिज था। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, यानी ई ऑप्शन। धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति और उच्च नेतृत्व शक्ति, यानी ये सभी आपका सही जवाब है। मराठों के उत्कर्ष के लिए उपयुक्त सभी कारण सही है। मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति या विशेष व्यक्ति समूह का कार्य न था और न किसी विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का ही परिणाम था। मराठा शक्ति के उदय का आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया और उस राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की इच्छा व्यक्त की। महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां भी मराठा शक्ति के उत्कर्ष में सहायक थी। शिवाजी और अन्य मराठा नेताओं की उच्च नेतृत्व क्षमता भी इसमें भागीदार थी। प्रश्न संख्या सेकंड है, इस मैप को देखिए और बताइए कि चित्र में छायांकित क्षेत्र राज दर्शाता है। बताइए किसके राज को दर्शाता है? इसका सही जवाब है मराठों का, यानी डी ऑप्शन। उपरोक्त मानचित्र का छायांकित भाग मराठों के राज एवं प्रभाव क्षेत्र को दर्शाता है। प्रश्न संख्या थर्ड है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सलहार के युद्ध में, सी ऑप्शन। शिवाजी ने 1672 ईस्वी में सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। शिवाजी का जन्म 1627 या 1630 ईस्वी में सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की। 53 या 50 वर्ष की आयु में 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 4 है, शिवाजी का जन्म कब हुआ और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा? तो 1627 और 1674, यानी डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 5 है, वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? सही जवाब है अफजल खान, बी ऑप्शन। बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अफजल खान नामक अनुभवी एवं विश्वस्त सेनानायक को शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था, किंतु कूटनीतिज्ञ शिवाजी ने उसका वध कर दिया था। प्रश्न संख्या 6 है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आगरा शहर में।
बी ऑप्शन। देखिए, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद यानी नजरबंद थे। शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में 1666 ईस्वी में कैद कर दिया था। प्रश्न संख्या 7 है, शिवाजी की राजधानी कहां पर थी? शिवाजी की राजधानी कहां पर थी? तो रायगढ़ में। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राजाभिषेक कराया, छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विशेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राजाभिषेक कराया। प्रश्न संख्या 8 है, शिवाजी की राजधानी कहां थी? आपको मालूम है शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। प्रश्न संख्या 9, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राजाभिषेक कहां पर हुआ था? शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राजाभिषेक कहां पर हुआ था? रायगढ़ में। याद रखिएगा, सी ऑप्शन। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? देखिए, शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। याद रखिएगा, रामदास। शिवाजी के गुरु रामदास थे। इन्हें समर्थ रामदास कहा जाता है। इन्होंने 12 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण किया। इनकी महत्वपूर्ण रचना दासबोध में आध्यात्मिक जीवन के समन्वयवादी सिद्धांत का वर्णन मिलता है। शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य के उत्थान में महाराष्ट्र के संतों का जो है उल्लेखनीय योगदान रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 11 है, छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। देखिए, इसका सही जवाब होगा, अगर इसको कालानुक्रम अनुसार अगर व्यवस्थित कीजिएगा तो देखिए, चाकन के किले पर विजय, इसके बाद मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, इसके बाद अफजल खां का प्रकरण और सूरत पर आक्रमण तथा लूटना, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का व्यवस्थित कालक्रम है। चाकन किले पर विजय 1648 ईस्वी में, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ 1657 ईस्वी, अफजल खां का प्रकरण 1648 ईस्वी और सूरत पर आक्रमण तथा लूटना 1664 ईस्वी। प्रश्न संख्या 12 है, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, बताइए। मराठा प्रशासन में, डी ऑप्शन। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों के भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल जो है नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक मंत्री राज्य के प्रति उत्तरदायी था। ये जो थे इस प्रकार थे। पेशवा जो थे राजा का प्रधानमंत्री था। अमात्य अथवा मजमुआदार ये वित्त एवं राजस्व मंत्री थे। वाकिया नवीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार के प्रतिदिन के कार्यवाहियों का विवरण रखता था। सचिव अथवा सुरुनवीस ये राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सुमंत या दवीर ये विदेश मंत्री हुआ करते थे। सेनापति या सर ए नौबत ये सेना के भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करता था। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाता था। और न्यायाधीश ये मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो आपको मालूम है शिवाजी ने किया था। 14 नंबर है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज प्रबंधन में सहायता करती थी? अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज प्रबंधन में सहायता करती थी? तो शिवाजी के, डी ऑप्शन। 15 नंबर है, शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकार थे। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकार थे। इसका सही जवाब होगा ई ऑप्शन। ठीक है, मजमुदार, दबीर, वाकनीस और सुरनीस। तो याद रखिएगा ई ऑप्शन। 16 नंबर है, शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंध था किससे? शिवाजी के समय
सरनोबात का जो पद था, सरनोबात, इसका पद किससे संबंध था? तो सैन्य प्रशासन से, सरनोबात। 17 नंबर है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? तो याद रखिएगा, सुमंत था, डी ऑप्शन। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? बताइए, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सुमंत। विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। प्रश्न संख्या 19, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज प्रबंधन में सहायता करती थी? अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज प्रबंधन में सहायता करती थी? तो शिवाजी के। 20 नंबर है, कथन ए कह रहा है कि राज के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। कारण आर, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है, आप बताइए। देखिए, इसमें ए सही है परंतु आर गलत है, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। शासन में शिवाजी की सहायता के लिए 8 बड़े अधिकारी या मंत्री थे। वे एक मंत्री परिषद की तरह कार्य नहीं करते थे। प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग का प्रधान था और यह शिवाजी की इच्छा पर निर्भर करता था कि वह उनसे पृथक पृथक अथवा सम्मिलित रूप से सलाह ले। उनकी सलाह को मानने के लिए भी शिवाजी बाध्य नहीं थे। ये 8 प्रधान वस्तुतः शिवाजी के सचिवों की भांति कार्य करते थे। शिवाजी के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना और विस्तृत रूप से शासन की देखभाल करना उनका प्रमुख दायित्व था। इसलिए ए सही है और आर गलत है। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? सही जवाब है रुक्का, डी ऑप्शन। रुका तांबे की मुद्रा थी। याद रखिएगा, जो रुका है यह तांबे की मुद्रा थी, जबकि रुपया, लारी एवं टक्का छत्रपति शिवाजी के राज में प्रचलित रजत मुद्राएं थी। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? सही जवाब है बालाजी विश्वनाथ। संभाजी के बाद मराठा शासन को पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सरल और कारगर बनाया। मराठा छत्रपति साहू ने बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। नवंबर 1713 केवल बालाजी और उनके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मराठा जाति के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस समय से सत्ता छत्रपति के हाथों से निकलकर पेशवा के हाथों में स्थानांतरित हो गई। बालाजी विश्वनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि मुगलों तथा मराठों के मध्य एक अस्थायी समझौता की व्यवस्था थी, जिसमें दोनों पक्षों के अधिकारों तथा प्रभाव क्षेत्र की विधिवत व्यवस्था की गई। 23 नंबर है, निम्नलिखित को उनके शासन काल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को उनके शासन काल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। ठीक है, देखिए, बालाजी विश्वनाथ, इसके बाद बाजीराव, बालाजी बाजीराव, इसके बाद माधवराव, यानी सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। बालाजी विश्वनाथ का जो शासनकाल है बालाजी विश्वनाथ का, वह 1713 से 1720 ईस्वी के बीच। 1720 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया। बाजीराव जो है, याद रखिएगा, बाजीराव इनका जो शासनकाल है 1713 से 1720 ईस्वी के बीच है। बाजीराव प्रथम का कार्यकाल 1720 से 1740 ईस्वी तक था। बाजीराव 1740 ईस्वी में बाजीराव के मृत्यु के पश्चात पेशवा बने और 1761 ईस्वी तक ये पेशवा पद पर रहे। माधवराव का जो शासनकाल है वो है 1761 से 1772 ईस्वी। 24 नंबर है, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में रखें। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में रखें तो सही जवाब होगा, याद रखिएगा, संभाजी, इसके बाद संभाजी के बाद राजाराम, शिवाजी सेकेंड
और छत्रपति साहूजी, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। संभाजी का जो समय है वो है 1680 से 1689। छत्रपति शिवाजी के ये ज्येष्ठ पुत्र थे। राजा राम इनका समय है 1689 से 1700 ईस्वी, ये शिवाजी के द्वितीय पुत्र थे। शिवाजी सेकंड इनका समय है 1700 से 1708 ईस्वी, ये राजा राम के पुत्र थे। और छत्रपति साहूजी इनका समय है 1708 से 1749 ईस्वी, ये संभाजी के पुत्र थे। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और 25 नंबर है, कथन ए कह रहे कि 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। कारण आर, साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। बताइए इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 1740 ईस्वी में 1740 ईस्वी में बाजीराव के मृत्यु होने पर साहू ने बालाजी बाजीराव को पेशवा पद पर नियुक्त किया। बालाजी बाजीराव के समय तक पेशवा पद पैतृक बन गया था और इससे पूर्व ही शक्ति जो है छत्रपति के हाथों में केंद्रित न रहकर पेशवा के हाथों में आ चुकी थी। 1750 ईस्वी में हुई संगौला की संधि के तहत संवैधानिक क्रांति के द्वारा यह प्रक्रिया पूरी हो गई और इसके पश्चात मराठा छत्रपति केवल नामात्र के राजा रह गए और महलों के महापौर बन गए। मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। अतः कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। 26 नंबर है, अभिकथन ए कह रहे कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। कारण आर, मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। इन दोनों में से बताइए कौन सा कथन सत्य है? देखिए इसमें ए सही है पर आर गलत है, यानी आपका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन। देखिए मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। मराठा शक्ति के उदय का आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान के एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया और क्या किया, उस राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए मराठा शासकों ने स्वतंत्र मराठा राज की स्थापना की। परंतु मराठों में एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना का जो है अभाव था, इसी कारण उनकी आलोचना भी की जाती है। इसलिए कथन ए सही है। कारण जो परंतु आर दिया गया है वो गलत है। प्रश्न संख्या 27 है, किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया? किसके समय से मराठा राजा जो था, मराठा राजा, वो नाचीज हो गया, यानी इसका वैल्यू कम हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया? सही जवाब बालाजी बाजीराव के समय, सी ऑप्शन। 28 नंबर है, औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? आपको मालूम है हम लोगों ने थ्योरी में जो डिस्कस किया था, सभी थ्योरी से ही रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप वो एक पेज की थ्योरी को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप पूरी प्रश्न को हल कर पाएंगे। इसका सही जवाब होगा ताराबाई, डी ऑप्शन। राजा राम 1679 से 1700 ईस्वी तक साहू के प्रतिनिधित्व के रूप में मराठों का नेतृत्व करता रहा। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के ही हाथों में था। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? निम्नांकित मराठा देवियों में से जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? ताराबाई थी। ताराबाई नाम याद रखिएगा। राजा राम के मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय शासक बना। राजा राम की पत्नी ताराबाई उसकी संरक्षिका बनी। ताराबाई एक तेजस्वी महिला थी। उसने मुगलों से संघर्ष जारी रखा तथा रायगढ़, सतारा और सिंहगढ़ के किलों को मुगलों से जीत लिया। प्रश्न संख्या 30,
सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा? मराठा भूराजस्व प्रथा से। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भूराजस्व प्रथा से। देखिए, मराठा काल में सरंजामी प्रथा भूराजस्व प्रशासन से संबंधित थी और इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। प्रश्न संख्या 31 है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो चौथ, बी ऑप्शन। चौथ उन प्रांतों से लिया जाता था जिन्हें मुगलई कहा जाता था। इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। 32 है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो काशीराज पंडित थे। याद रखिएगा, बी ऑप्शन। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई, जिसमें मराठे बुरी तरह पराजित हुए। काशीराज पंडित इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। उनके अनुसार पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार की सूचना बालाजी बाजीराव को एक व्यापारी के द्वारा कूट संदेश के रूप में पहुंचाई गई। 33 नंबर है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? आप बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, सही जवाब है ए ऑप्शन। वह मराठों के द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। तत्कालीन कारण क्या था? वह मराठों के द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। पानीपत की लड़ाई का तत्कालीन कारण यह था कि अहमद शाह अब्दाली अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों के द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेना चाहता था। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए। तो सही जवाब है अफगानों ने, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली यानी अफगानों के बीच हुआ। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया। इस युद्ध में मराठे बुरी तरह से पराजित हुए। युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित के शब्दों में पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। 35 नंबर है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? आपको मालूम है, 14 जनवरी 1761। पानीपत का प्रथम और द्वितीय युद्ध कब हुआ था? इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो आप हमें कमेंट में बताइए कि पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। फटाफट कमेंट में बताइए। 36 नंबर है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया किनके बीच? पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया, आपको बताना है। देखिए, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 ईस्वी में। और प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो सही जवाब होगा नजीब खान। नजीब खान, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, जनवरी 1757 में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में प्रवेश कर गया और उसने मथुरा तथा आगरा तक लूटमार की। अपनी वापसी से पहले अब्दाली भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमादुल मुल्क को वजीर और रूहेला सरदार नजीबुद्दौला यानी नजीब खान को साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना मुख्य एजेंट बनाकर वापस चला गया। 39 है,
मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? मोडी लिपि, जो मोडी लिपि है, मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? याद रखिएगा, सही जवाब है मराठों के। मोडी लिपि का प्रयोग मराठा विलेखों यानी प्रपत्रों में किया जाता था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मुगल साम्राज्य का विघटन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक घटना चक्र का पीडीएफ नहीं लिया है, अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसके रिगार्डिंग में वहां पे इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।